सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनावों की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। उपचुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन चारों सीटों पर कुल 48 प्रत्याशी मैदान में है और मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। इन 4 सीटों में से खंडवा लोकसभा सीट सहित 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि बाकी 2 सीट कांग्रेस के पास थी। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इन चारों सीटों पर कुल 26,50,004 मतदाता हैं, जो 3,944 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 865 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। एक नजर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर। तो प्रतिमा बागरी रैगांव विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। कल्पना वर्मा कांग्रेस से, जोबट में सुलोचना रावत बीजेपी की प्रत्याशी हैं। महेश पटेल कांग्रेस से किला लड़ा रहे हैं। खंडवा की हम बात करें तो ज्ञानेश्वर पाटिल यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। राजनारायण सिंह पुन्नी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पृथ्वीपुर में शिशुपाल सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और नितेंद्र राठौर, जो ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं, वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। धीरे धीरे लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जैसा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि खंडवा में खासतौर से नेपा नगर क्षेत्र के जो युवा हैं, वो रेल नहीं तो वोट नहीं देकर थोड़ी सी उन्होंने मतदान से दूरी बना रखी है, लेकिन कुल जमा ओवरऑल जोश खरोश के साथ लोग खंडवा में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा और मतदान की प्रक्रिया जो है वो तेज होती चलेगी। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद व्यास जुड़े हुए हैं। शरद, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 विधानसभा सीटें हैं और 1 जो है लोकसभा की सीट है। तो जोबट और जो कहना चाहिए पृथ्वीपुर कांग्रेस की सीटें मानी जाती हैं। रैगांव और खंडवा जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो 2-2 का बराबर मुकाबला है, लेकिन जीत के दावे दोनों ही दलों ने पूरी सीटों पर किए हैं। तो क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी उपलब्धियां जो है काम आएंगी, या जो जिस तरह की बातें कांग्रेस के नेता करते रहे हैं, नाकामियां गिनाते रहे हैं सरकार की, उसका असर दिखाई देगा? जी देखिए अविनाश, मध्य प्रदेश में या देश भर में एक इतिहास रहा है कि जो भी सत्ता पक्ष पार्टी रही है, उपचुनाव उसी के पक्ष में जाता हुआ नजर आया है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार थोड़ी स्थिति बदली हुई है। मध्य प्रदेश में स्थिति इसलिए बदली हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीच में एक कांग्रेस तत्कालीन सरकार थी और सत्ता परिवर्तनों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। कोरोना काल बीच में रहा, जिस दौरान पूरी अव्यवस्थाएं रही। अव्यवस्था ऐसे कहें कि जो है जनता बाहर नहीं निकल पाई, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। और उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने जब मोर्चा संभाला तो चीजें व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की गई। उपचुनाव की यदि बात करें तो 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के ऊपर पूरी ताकत दोनों ही राजनीतिक दलों ने लगाई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। दोनों ही दल के बड़े नेताओं ने लगातार बड़ी रैलियां, सभाएं करने की कोशिश की, जिससे जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए। तो ये तमाम कोशिश उनके माध्यम से की गई है, लेकिन इस कोशिशों के बावजूद भी जनता को जनार्दन कहा गया है। केवल जनता को ही जनार्दन का रूप वर्तमान परिदृश्य में कहा गया है। जो तय करती है, भविष्य तय करती है उन राजनीतिक सिपाहियों का जो वर्तमान में राजनीतिक मैदान में उतरे हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, खंडवा की बात करें, तो खंडवा में जैसे कि हमने देखा है कि नंद कुमार चौहान लंबे समय से काबिज थे, 96 से वो काबिज थे और एक लंबा समय उन्होंने अपना उस सीट पर दिया। भारतीय जनता पार्टी लगभग उस पर अपनी एक पैठ बनाने में कामयाब रही, लेकिन टिकट वितरण के दौरान ये चीज देखने में आई कि वहां पर अर्चना चिटनीस हो या फिर नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन हो। तो उन दोनों के बीच में जो चीजें हुई है, उसके बाद नए प्रत्याशी के रूप में ज्ञानेश्वर पाटिल को यहाँ पर मौका मिला और दूसरी पूर्णी, जो कांग्रेस की तरफ से पूर्णी को मौका मिला।
तो दोनों ही नए प्रत्याशियों को मौका मिला। तो दोनों के लिए एक बड़ी बात थी और दोनों ही उस समीकरण को समझने के लिए अभी उतने प्रिपेयर नहीं थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी अपनी पूरी ताकत उस सीट पर लगाई है। सभाओं की बात करें, सबसे ज्यादा सभाएं उस पर हुई है। और इस बार के चुनाव यदि हम देखें तो इस बार के चुनाव शुरुआत के दिनों में जरूर ये चल रहा था कि विकास के मुद्दों पर, विकास की चीजों पर ये चुनाव होंगे, लेकिन धीरे धीरे चुनाव का जो टर्नओवर हुआ और टर्नओवर होने के बाद ये चुनाव जातिगत चीजों के ऊपर जाकर टिक चुके हैं और जाति के आधार पर ये चुनाव पूरे देखने को मिल रहे, चाहे खंडवा के हो, चाहे रेगांव के हो, चाहे जोबट के हो, चाहे फिर वो अन्य एक सीट के हो। तो इस तरीके से चुनाव जो है पूरे जातिगत आधार पर हो गए। रेगांव की सीट की बात करें तो रेगांव सीट जो है प्रतिमा बागरी और कल्पना वर्मा, दो महिलाओं के बीच में कड़ी टक्कर है। बागरी परिवार का एक बड़ा वर्चस्व माना था, लंबे समय से प्रत्याशी उनके रहे हैं, तो एक वर्चस्व माना था। हालांकि इसकी वोटर संख्या बहुत ज्यादा कम है, केवल 7,000 वोट है, लेकिन चूंकि वर्चस्व ज्यादा होने की वजह से अधिकांश जगहों पर इनकी छाप है और छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर जो जातियां हैं वो मौजूद है। जातियों बिखराव है चूंकि क्या है सीधे तौर पर रेगांव में, तो इसीलिए यहाँ पर पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की गई है। तकरीबन 70 के आसपास यहाँ पर जातियां हैं जो यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 2,07,000 के आसपास वोटर्स हैं जो पूरा प्रयोग करेंगे, जिसमें 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास पुरुष है और अन्य महिलाएं हैं। तो जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, देखना होगा कि किस तरीके से झुकाव उनका जाता है, क्योंकि रेगांव के अंदर हमने देखा था पूर्व में कि रेगांव में सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर खासा एक डिमांड की जा रही थी लोगों के द्वारा कि वहां पर सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, और वहां पर कई जगह पर उन्होंने होर्डिंग पोस्टर भी लगा दिए थे, यदि सड़क नहीं तो वोट नहीं। इस तरह की चीजें भी देखने को मिली थी। हालांकि इसको लेकर कई दावे वादे किए हैं कि वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया गया है और कोशिश भी की गई है। वहां पर 6 मतलब तकरीबन 2 दर्जन विधायक और 6 मंत्रियों का जमावड़ा वहां पर लगा रहा पूरे चुनाव के दौरान। सत्ता पक्ष पार्टी की बात करूं यदि मैं, तो उनका जमावड़े से उन्होंने पूरी कोशिश की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की, लेकिन अब ये जनता के हाथों में है कि जनता किस तरफ अपना रुख करती है। जी शरद, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चारों ही सीटें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं सहानुभूति की लहर वहां पर होना लाजमी है, क्योंकि जो वहां के कैंडिडेट रहे, जो प्रतिनिधित्व करते रहे, उनके निधन के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। लेकिन रेगांव की हम बात करें तो यहाँ जुगल किशोर बागरी के निधन से ये सीट रिक्त हुई थी, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, जैसा रीति नीति है भारतीय जनता पार्टी की, कि वो परिवारवाद में विश्वास नहीं करती, काडर बेस्ड पार्टी है, तो लिहाजा कार्यकर्ता जो है वो जो है नीचे से ऊपर जाता है। और यही वजह है कि रेगांव हो चाहे खंडवा हो, दोनों ही जगह उन्होंने परिवारवाद की जो बातें होती हैं उस चीज को जो जैसा वो कहते हैं उस कहने में और करने में उनका अंतर नहीं दिखाई दिया और अन्य प्रत्याशियों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। लेकिन इसमें जब प्रतिमा बागरी को टिकट दिया गया तो जुगल किशोर बागरी के परिवार वालों में असंतोष का भाव उपजा, तो कहीं ना कहीं उनको मनाने की, मान मनोबल की कोशिश की गई। तो इसका कितना असर आपको वहां पर दिखाई देता है? दूसरा, प्रतिमा बागरी को लेकर जो जिस तरह से कांग्रेस द्वारा टीका टिप्पणी कर गई, उससे भी मुख्यमंत्री खुद बहुत आहत हुए थे। तो किस तरह की चीजें जो है अंतिम दौर में प्रचार के दौरान वहां पर देखी गई, तो उसका कितना असर दिखाई देगा आपको लगता है इस चुनाव में? देखिए अविनाश, यदि हम बात करें, आपने जिस तरीके जुगल किशोर बागरी की बात कही या फिर आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को टिकट देती भारतीय जनता, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और एक जो परंपरा शुरू हुई है वर्तमान में कि परिवारवाद को पूरी तरह से नष्ट किया जाए, परिवारवाद जो चलता आया है टिकट वितरण में हो या फिर बड़ा पदाधिकारियों के रूप में बनाने की बात की जाए, तो परिवारवाद को खत्म करने की कोशिश यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने की है। किसी प्रकार की टिकट यहाँ पर नहीं दी। पिछले विधानसभा 2018 में जरूर ऐसा हुआ था कि टिकट जरूर मिली थी, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को भी मिली थी विधानसभा के चुनाव में, अन्य लोगों को भी टिकट मिली थी। लेकिन अब जो परंपरा शुरू हुई है उसके माध्यम से जो परिवार के जो लोग हैं, यानी कि यदि आपका परिवार का एक सदस्य यदि राजनीति में है तो जरूरी नहीं कि दूसरे सदस्य को भी टिकट मिले। ये तमाम मंत्रियों के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से और पार्टी लाइन के माध्यम से कई बार इस बात को कहा भी जा चुका है।
चूंकि जो आपने कहा कि विरोध किस प्रकार से, विरोध तो नहीं हो रहा है। देखिए, असंतोष जरूर होता है कि स्वाभाविक सी बात है कि यदि जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद यदि उनका पुत्र या उनकी पुत्र वधू यदि इस चीज की डिमांड करती कि उन्हें टिकट दिया जाए तो, और उन्हें टिकट नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मन में एक दर्द छलकेगा, एक नाराजगी जरूर रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक उचित प्लेटफॉर्म है और इस उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश की जाती है कि उस उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी जाए और बात रखने के बाद उस बात का हल निकाला जाए। तो हल निकालने के बाद हमने देखा भी कि जब जुगल किशोर बागरी की जो पुत्र वधू है वो उन्होंने अपना नाम वापस भी लिया और उसके बाद अब वो प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। और यदि हम प्रतिमा बागरी की बात करें, भारतीय जनता युवा महिला मोर्चा की लंबे समय कार्यकर्ता रही हैं, कई विभिन्न पदों पर, दायित्वों पर निर्वहन किया है, वर्तमान में भी प्रमुख दायित्वों पर ये हैं। तो और चूंकि उसी परिवार से, हालांकि दूर का रिश्ता है लेकिन उसी परिवार से आती हैं, इसलिए एक्सेप्टेशन जो होती है वो उनको स्वीकार करने की जो पद्धति होती है वो स्वीकार कर लिया गया है। और स्वीकार करने के साथ साथ सभी मोर्चों पर वो पूरी तरह से उनके साथ, पूरा बागरी समाज भी उनके साथ देखने को मिल रहा है। अन्य समाजों की बात करें तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी साधने की कोशिश करें। ये पूरी कोशिश अंतिम चरण में की गई है। लेकिन देखिए, जनता के मन में क्या है इस बात को भापना अभी तक तय नहीं हो पाया कि जनता क्या चाहती है। जनता जरूर आपकी बात जरूर सुनती है, जनता आपके बातों पर तालियां जरूर बजाती है, लेकिन जनता जब उस वीवीपैट मशीन के पास में या जब वोटिंग डालने के लिए जब लाइन में खड़ी होती है तो उसके मन में उसका परिवार, जनता का जो आम वोटर्स होता है उसका परिवार, उसको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको वो दिखाई देता है और उसी आधार पर वो तय करता है कि उसको वोट डालना कहां पर है, किस पार्टी के माध्यम से उसका विकास हो पाएगा, और उसी आधार पर वो तय करते हैं। तो जनता जनार्दन के हाथ में चला गया है पूरा मामला और जनता जनार्दन अब अपने मताधिकार का प्रयोग सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया उन्होंने। और इस मताधिकार के प्रयोग करने के साथ साथ ही वे अब भविष्य तय करेंगे आने वाले जितने भी जो जनप्रतिनिधि उनका। लेकिन देखिए, जातिगत समीकरण को भी समझना बहुत जरूरी होगा। ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा है रेगांव में और ब्राह्मण वोटर्स होने की वजह से कोशिश है कि जातिगत सवर्ण वर्ग को भी साधने की कोशिश इस दौरान राजनीतिक दलों के माध्यम से हुई है। कुशवा समाज है वहां पे, राजपूत समाज है, कुर्मी है, बागरी समाज है, ऐसे मुस्लिम समाज है, तमाम समाज के लोग वहां पर मौजूद हैं। यानी कुल मिला के अलग अलग वर्गों को साधने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई थी और कोशिश की गई थी कि हर वर्गों को साधा जाए। जी शरद, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जातिगत समीकरण जो हैं रेगांव के थोड़े से बिखरे हुए हैं, यानी कि कोई भी जो है ऐसी जाति नहीं है जो डिसाइडिंग फैक्टर हो इस चुनाव में। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं शरद, इससे सत्ता पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, सत्ता जाने आने जाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हैं उनके आभा मंडल या कहना चाहिए प्रभाव को लेकर के भी वोट डाले जाएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दोनों ही दलों के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट है और 2023 के जो आम चुनाव होंगे उसकी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी इन परिणामों के बाद। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अविनाश, उपचुनाव कोई भी अब चूंकि अब 2 साल बाद प्रमुख चुनाव होने हैं और प्रमुख चुनाव के पहले यदि इस तरह के चुनाव होते हैं, चूंकि चुनाव को हम यदि लिटमस टेस्ट यदि ना भी कहें तो इसके बाद नगर निकाय के चुनाव को भी प्रस्तावित है, पंचायत के चुनाव भी प्रस्तावित है। और हमने देखा मध्य प्रदेश की अधिकांश जनता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है, तो हम इसको ये कहें कि ये बिल्कुल एकदम उपचुनाव मुख्य चुनाव के पहले का, तो ये एकदम, क्योंकि 4 सीटों के ऊपर 230 सीटों का आकलन नहीं किया जा सकता। पहली तो चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये व्यक्तिगत छवि के आधार पर हो रहे हैं कि आपकी छवि कैसी थी, यानी कि जो कैंडिडेट पूर्व में थे उनकी छवि कैसी थी, उनका वर्चस्व उस सीट पर कैसे था। क्योंकि देखिए, राजनीतिक दलों को सीट संख्या बढ़ाने का पूरा कोशिश रहती है कि अपनी सीट संख्या लगातार बढ़ी रहे और इसीलिए यहाँ पर दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश की है कि पूरी तरह से यहाँ पर पहुंचे। और इन 4 सीटों के माध्यम से वर्चस्व की लड़ाई हम देख रहे हैं बड़े नेताओं के बीच में, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, इनके बीच में सीधे तौर पर चीज दिखाई दे रही है कि वर्चस्व की लड़ाई। यदि हारते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीत जाती है
तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय हो जाएगा आगामी समय में। यदि कांग्रेस इसमें से सारी सीटें जीत जाती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा विषय हो जाएगा सोचने के लिए कि क्या उसके अंदर कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। यदि 2-2 सीटें आती है तो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए आगामी समय में फील्ड पर उतरने की जरूरत उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को जरूरत होगी। तो ये वो चीजें तय कर देगी आने वाले समय में कि किस तरीके से उनको आगे फील्ड में काम करना है, जनता की डिमांड्स क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता किस बात को देकर जनता ने वोट दिया है। तो ये तमाम सारी चीजें हमको इस चुनाव में देखने को मिल रही है। इस चुनाव में हमने देखा है कि जनता हर चीज को लेकर स्वीकार हो रही है और इस चुनाव में साम दाम दंड भेद हर चीज का प्रयोग हुआ है। बयानों के तीर हमने देखे राजनेताओं के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए। और बीजेपी के पास देखिए खास बात यह है कि बीजेपी के पास केंद्र की तमाम बड़ी योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं। कोरोना काल के अंतर जो उन्होंने काम किए हैं मध्य प्रदेश में हो चाहे देश में हो, चाहे टीकाकरण की बात करें, चाहे फिर हम बात करें हाल ही में जो अभी 2-3 घोषणाएं और शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से जो निर्णय लिए गए हैं, जिसमें गांव ग्रामीण लोगों को प्लॉट देने की यहाँ पर बात की गई कि वो प्लॉट दिया जाएगा, उन्हें मुफ्त में प्लॉट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, और जो अभी कर्मचारियों को जिस प्रकार से उन्होंने भत्ता दिया है, तो ऐसी तमाम सारी चीजों को यदि हम देखते हैं तो ये सारी चीजें उपलब्धियां उनके पास है। जो डोर टू डोर यदि कैंपेन करेंगे तो उनका इतनी उपलब्धियां हैं बताने के लिए कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया है और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास इतनी उपलब्धियां नहीं है। उन्हें 1.5 साल का मौका जरूर मिला, लेकिन 1.5 साल में केवल वो पूरे सिस्टम को समझने में उन्होंने वेस्ट कर दिया और उस समीकरण को समझाने में, जो चीजों को सेट करने में उन्होंने पूरा समय बर्बाद कर दिया, जितने में उनकी सरकार चलेगी। तो उनके पास अब केवल आरोप लगाने का एक आरोप लगा सकते हैं कि 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ या 15 साल में जो भी चीजें हुई है, तो वो उस चीजों को लेकर सामने जा रहे हैं। तो जनता अब किसको स्वीकार करती है? जनता आरोपों को स्वीकार करती है, जनता उपलब्धियों को स्वीकार करती है। जनता के हाथ में होगा अविनाश। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब गेंद तो मतदाताओं के पाले में ही है और धीरे धीरे जिस तरह से अब दिन ऊपर चढ़ता जाएगा, मतदान की प्रक्रिया भी तेज होती चली जाएगी और वोटिंग परसेंटेज क्या होता है ये बहुत कुछ इससे आभास हो जाएगा हमें कि क्या रुख जा रहा है इस उपचुनावों का। शरद, आप हमें लगातार हमें अपडेट करते रहिएगा और फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रैगांव का रण जो है उसका हम जिक्र कर रहे थे। तो ब्राह्मण संख्या यहाँ पर जातिगत समीकरण यहाँ के देखे जाएं तो 38,000 के करीब ब्राह्मण वोटर हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर पर चौधरी वोटर हैं, इनकी संख्या 26,000 के आसपास है। 24,000 वोटर क्षत्रिय हैं, कुशवाहा 20,000 हैं, कोल 15,000 हैं, बागरी 7,000 हैं, दाहिया 5,500 हैं, विश्वकर्मा भी 5,000 के करीबन वोट है। तो इस तरह से 70 जातियों के मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये इलाका यूपी से लगा है, लिहाजा यहाँ जातिवाद हावी रहता है। तो जैसा हमारे संवाददाता शरद व्यास बता रहे थे कि चुनाव में जिस तरह के पैंतरे आजमाए जाते हैं, दांव पेंच किए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो वैसा ही सब कुछ इस उपचुनाव में भी देखा गया है।